नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल से निकलने के बाद छात्र जब इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड की पढ़ाई को चुनते हैं तो उसके बाद वो कॉलेज के बाद कॉरपोरेट या एमएनसीज की तरफ अपना रुख करते हैं। लेकिन आज हमारे बीच जो व्यक्तित्व हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस को अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे चुना और साथ ही साथ इस पढ़ाई को चुनने के बाद उन्होंने किसी कॉरपोरेट या एमएनसी की तरफ रुख करने के बजाय यह निर्णय लिया कि वह अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम आपको मिलवाएंगे इनसे और जानेंगे इनसे इनकी जर्नी के बारे में कि कब और कैसे इनका माइंडसेट तैयार हुआ इस चीज़ को लेकर। तो आइए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं मेंटीवाइजर के फाउंडर रोहित सिंह जी से। तो रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। रोहित जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेंटीवाइजर का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। आप देखेंगे इंडिया में कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटी, एनआईटी, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस। आप हर कॉलेज में जाएंगे तो देयर विल बी सम सेट ऑफ स्टूडेंट जो इन द एंड ऑफ द कॉलेज जर्नी काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। बट आप वही कॉलेज में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि देयर आर सम सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि कहीं लैक करते हैं, कहीं मतलब उनको कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, ताकि इन द एंड ऑफ द कॉलेज जर्नी वो ना सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ना वो एम्प्लॉयबिलिटी के टुवर्ड्स होते हैं। तो हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है वो ये एम करता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर हम लोग का कॉलेज ज्वाइन करता है तो जो भी कन्फ्यूज़न या चैलेंजेस या गैप फिल करता है वो कॉलेज में, हम लोग का प्लेटफॉर्म वो चीज़ें को सॉल्व करेगा, ताकि इन द एंड ऑफ द कॉलेज जर्नी या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयबल हो या वो एम्प्लॉयबिलिटी के टुवर्ड्स जा सके। रोहित जी, आपने क्या कुछ ऐसा गैप महसूस किया जब आप कॉलेज एंटर किए अपनी स्कूल लाइफ के बाद? आपने इकोनॉमिक्स प्लस डेटा साइंस को एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज चुना, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब और किस समय आपने कोई गैप ऐसा महसूस किया था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई? जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो एट द एंड ऑफ सेकेंड सेम मेरे को एकेडमिक्स, कोडिंग्स और थोड़े अदर चैलेंजेस में दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे कि आदमी स्कूल में होता तो आदमी ट्यूशन ले लेता है, कुछ भी हुआ। अब आदमी 11th-12th में होता है तो आदमी कोचिंग या कहीं से हेल्प ले लिया। बट जब आदमी कॉलेज में आता है तो उसको टू द पॉइंट सोल्यूशन कहीं नहीं मिलता। तो यही चीज़ को लेकर मेरे को गैप महसूस होना स्टार्ट हो गया था एट द एंड ऑफ सेकेंड सेम। तो फिर आपने क्या किया? सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये गैप महसूस हो रही थी, तो आपने क्या डिसाइड किया कि अब कैसे करना है, क्या करना है? आपको वो सोल्यूशंस नहीं मिल पा रहे थे, कोडिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपने कैसे उसको टैकल किया? क्या आपने सोचा इसके लिए? सेकेंड सेमेस्टर के अंत तक जब आप ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, क्या आपने सोचा? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना कॉलेज को छोड़ दिया जाए। कॉलेज को छोड़ दिया जाए। एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ आई वॉज लिटरली लिटिल फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं एक समय में ये सोचा था कि क्यों नहीं कॉलेज को छोड़ दिया जाए एंड दूसरा कॉलेज ले लिया जाए, ताकि मैं सोच रहा था कि वहाँ पे मैं वो प्रॉब्लम फेस नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को लेके मेरे अपने डैड से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन हुआ था कि मेरे को कॉलेज छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनका यही मानना था, उन्होंने मुझे एक बात बोला कि देखो बेटा, तुम कॉलेज छोड़ दोगे और नया कॉलेज में जाओगे तो तुम वहाँ जब जाओगे तो वहाँ पे और नए 5 प्रॉब्लम फेस करोगे। तो तुम ऐसा क्यों नहीं कुछ करते हो कि तुम्हारे इस जो 5 प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो उसका ही तुम क्यों ना कुछ सॉल्यूशन बना दो। इस चीज़ का कहीं भी जाओगे तो आपको सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस होंगी, सिमिलर प्रॉब्लम फेस होगी, हो सकता है नई और प्रॉब्लम्स फेस हो। वही सो प्रॉब्लम चेंज करने की जगह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक बेटर व्यू पॉइंट होता है। तो ये उनका जो बात था जो आज भी मतलब मैं मानता हूँ। तो एट द एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर एग्जैक्टली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे? सबसे पहले तो एकेडमिक्स हो गया। एकेडमिक्स में मतलब मेरे को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका रहना चाहिए, क्योंकि मैं हार्ड वर्क करना चाहता था बट मुझे सही तरीका नहीं पता था, जिसमें मेरा काफ़ी टाइम एनर्जी वेस्ट हुआ। सेकेंडली मेरे को कोडिंग में काफ़ी दिलचस्पी था बट मेरे को वो ग्रुप नहीं मिला, जो कि होता नहीं है कि आप कोडिंग करें तो आपको एक ग्रुप होना चाहिए,
वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो आप कितना भी अकेले कोडिंग करना चाहें, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप अकेले नहीं रह सकते, आपको एक ग्रुप चाहिए होगा। और भी 2-4 चैलेंजेस है जो मैंने फेस किए थे, और मैंने देखा बहुत सारे लोग, जैसे कि कौन-कौन से? जैसे हेल्थ इशू हो सकता है, Okay. आप खाना क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक मेंटल वेलबींग भी होता है कि आप कुछ प्रॉब्लम आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस नहीं कर पाते, और कभी कभी क्या होता है कुछ प्रॉब्लम आप घर पे भी नहीं डिस्कस कर पाते। इस टाइप के बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी, मतलब इस आइडिया को मेरे को बूस्ट दे रहा था कि यस देयर इज़ अ गैप, और ये चीज़ें बहुत लोगों में होगी। तो आपने इसका सॉल्यूशन क्या सोचा इसके बाद? इसके बाद मैंने यही सोल्यूशन सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि बनाया जाए या हो, जो कि जितनी भी कॉलेज के चैलेंजेस या गैप्स जो लोग स्टूडेंट फेस करते हैं, वो जूनियर हो, सीनियर हो या कोई भी हो, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर गाइडेंस उनको प्रॉपर मिल सके गाइडेंस हो। जिसको सारी क्योंकि इन द problems को एंड ऑफ द कॉलेज जर्नी सबका यही एम है कि या तो मैं कहीं प्लेस हो जाऊँ, या कहीं मैं वेल सेटल हो जाऊँ, या मैं खुद का ही कुछ काम करूँ, या मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी। इन द एंड सब चाहते कि इस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग सक्सेस पाएँ। तो वही चीज़ को करने के लिए हम लोग का जो प्लेटफॉर्म बना, जो कि हमारी जो भी चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं उसको वो गाइड कर पाए, ताकि वो चैलेंजेस सॉल्व हुए, ताकि वो चीज़ें एम्प्लॉयबिलिटी के टुवर्ड्स वो लोग जा सकें। ओके। तो सेकेंड सेमेस्टर के अंत में आपको ये प्रॉब्लम दिखी कि कोई ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, जो आप चीज़ें चाह रहे हो करना या पढ़ाई करना या अपने पढ़ाई में आप मदद चाह रहे हो, वो आपको मिल नहीं पा रही है। और इसका लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि एम्प्लॉयबिलिटी में भी दिक्कत आएगी Yes. आपको और अन्य लोगों को भी। इसका आपने सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या देखा कि किस तरीके से आप मेंटर्स को एकोमोडेट कर सकते हो जो आपकी मदद कर सके? point of जैसे मैं अपने ही एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, इस समय मैं स्टार्टअप में इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। तो जब मैं ये काम स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे को 20 से 25 डेज़ केवल सही लोगों से बातचीत करने में ही लग गए कि आपने सोल्यूशन क्या सोचा इसका कि किस तरीके से ये सोल्यूशन हो सकेगा? सोल्यूशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, क्या आपको लगा कि क्या बेहतर सोल्यूशन इसका हो सकता है? इसका बेहतर सोल्यूशन मैंने काफ़ी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम्स फेस ना करें और एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ वो तेजी से बढ़ सके आफ्टर एंड ऑफ द कॉलेज। तो जो हम लोग का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे आके जितने भी आपके प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस है, आप वो मेंटर या मेंटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ओके। सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप एकेडमिक्स के एग्जांपल ले सकते हैं, कोडिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, या कुछ भी अन्य प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे तो आपको जो मेंटर्स मिलेंगे, पहला चीज़ तो वो वेरीफाइड होंगे। सेकंड चीज़ ये होंगे जो भी मेंटर्स हमारे प्लेटफॉर्म में होंगे वो आप ही के कॉलेज के होंगे, प्लस हम लोग मल्टीपल कॉलेजेस प्लस एलुमनाई कनेक्ट भी ला रहे हैं। तो इसके थ्रू जो भी आपके ओवरऑल चैलेंजेस है, वो कुछ भी हो, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। तो इससे आपको जो भी प्रॉब्लम है, वो टू द पॉइंट प्रॉब्लम होता है, वो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग का प्लेटफॉर्म यूज़ करके। रोहित जी, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपने टीचर्स या प्रोफेसर्स से उतना उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं ले पाते जो हमें हमारे एलिमनाई या सीनियर्स से मिल जाता है। तो आपने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स एज वेल एज अदर कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और हमारे ही कॉलेज के जो एल्यूमिनाई होंगे उनको आपने एकोमोडेट किया एक प्लेटफॉर्म में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे वो गाइडेंस ले सके किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी या किसी भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, राइट? तो आपके माइंड में ये आइडिया तो आ गया कि ये चीज़ आपको करनी है, कैसे करनी है, इसका विजन आपने कैसे तैयार किया? जब मैं 3rd सेम में आया था तो ये प्रॉब्लम्स को लेके मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, तो मुझे पता चला कि इस चीज़ को हम लोग एक स्टार्टअप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मैंने कई कॉलेज के कंपटीशन में पार्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया, ताकि मुझे एक आइडिया लग सके कि अगर स्टार्टअप का माइंड में कहाँ से आया कि स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं? जब मैं 3rd सेम में आया तो मैंने कई लोगों से बातचीत किया, तो मैंने सोचा कि मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो उसको एक स्टार्टअप के फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर मैं प्रोवाइड करूँगा तो वो ज़्यादा स्केलेबल हो पाएगा। तो इसका स्टार्ट मैंने 3rd सेम में किया था। मैंने अन्य कॉलेज के कंपटीशन में पार्ट लिया, मैंने SIH में पार्ट लिया, जिससे मुझे ये अंदाज़ा लगा कि कैसे पिच डेक बनाते हैं। मतलब SIS कॉलेज का ही एक कॉलेज का ही एक कंपटीशन, प्लान कंपटीशन, जिसमें आपने हिस्सा लिया, आप विजेता भी बने थे।
तो वहाँ से आपको पिच डेक कैसे करते हैं आपको आइडिया मिला। कैसे रेवेन्यू मॉडल बनाते, कैसे स्केलेबल मॉडल बनाते, कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, कैसे प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, ये सब का भी मेरे को आइडिया लगा वहाँ से। SIH से मैंने स्टार्ट किया कंपटीशन में भाग लेने से। तो उस समय आप अकेले थे या आपके साथ और भी कोई लोगों को आपने शामिल किया? क्योंकि अकेले इंसान कई बार डीमोटिवेट हो जाता है, आगे बढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई लोग चाहिए होते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप अकेले थे या आपके साथ कोई सपोर्टर्स भी थे, किस तरीके से ये हो पाया? तो एज अ फाउंडर जब आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं 90 to 95% वर्क आपको खुद ही करना होगा। धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ेंगे जो आपके काम को हेल्प करेंगे और धीरे धीरे आपका वर्कलोड कम होगा। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो 90% ऑफ द वर्क मेरे को ही करना था। मेरे को PPT बनाना हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, कोई भी मैनेजिंग एग्जीक्यूटिंग प्लान जो भी हो गया मेरे को। पर धीरे धीरे जब आप आगे जाते हो और आपका काम में सक्सेस होता है तो आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका वर्कलोड धीरे धीरे कम होगा, आप वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और एक बार आप जब रेवेन्यू जनरेट करते हो तो आप रेवेन्यू भी शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका वर्कलोड धीरे धीरे आगे कम होगा और आप फिर जो इम्पोर्टेंट काम रहेगा उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो आपने किस तरीके से लोगों का सपोर्ट लिया, या फिर जब आप कंपटीशन जीते तो आपके साथ और भी लोग होंगे, इस कंपटीशन में आप अपने खुद के आइडिया के साथ भाग लिए थे या किसी और के आइडिया में आप भाग लिए थे ताकि आप सीख पाए, जान पाए चीज़ों को? तो जब मैं SIH में पार्ट लिया था तो मैं एज अ टीम मेंबर दूसरे के टीम में पार्ट लिया था ताकि मुझे एक एक्सपीरियंस मिल सके। वंस जब मेरे को एक्सपीरियंस मिल गया तो मैंने बी प्लान कंपटीशन में पार्ट लिया था, जिससे मेरे को खुद का आइडिया प्रेजेंट करने का मौका मिला, जहाँ पे मेरे खुद के कंसेप्ट मेंटीवाइजर को लेकर खुद के ही कॉन्सेप्ट को, उसमें मेरे कुछ बैचमेट्स कुछ जूनियर ने भी काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी सपोर्ट किया। तो वंस वो हम लोग जीते तो उसके बाद हम लोग को 10,000 रुपये कैश प्राइज़ भी मिला था। तो वो कैश प्राइस से हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे डालें। उसके बाद हम लोग ने BIT निशांत 2024 जो एक इवेंट है जहाँ पे 80 to 90 टीम्स आते हैं, कम्पीट करते हैं ताकि उनका स्टार्टअप आइडिया को और लार्ज लेवल पे फंड मिल सके। तो वो कंपटीशन में भी हम लोगों ने पार्ट लिया था और वहाँ पे भी जीते थे। बात हुई वेबसाइट बनाने की, बात हुई अन्य चीज़ों को अरेंज करने की या एक और आइडियाज़ जनरेट करने की, तो उसके लिए आपने और लोगों का भी सपोर्ट लिया था या खुद से ही आप किए जा रहे थे? अगर आपने सपोर्ट लिया तो फिर पे तो आप उन लोगों को कर नहीं पा रहे होंगे इनिशियली, कैसे मैनेज किया आपने ये सब कुछ? तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो वेबसाइट डेवलपमेंट जो पार्ट है उस पर मैंने खुद 15 से 20 दिन टाइम लिया था और वेबसाइट खुद डिज़ाइन किया था। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको आती थी? मैंने खुद सीखा है स्टार्टिंग से। बट जब धीरे धीरे जब मैंने बी प्लान जीता, मेरे पास एक कैश रेवेन्यू आया, तो जब मैं BIT निशान में पार्ट लिया था तो उस चीज़ के लिए मैंने कई फ्रीलांसर्स को भी हायर किए थे ताकि जो काम मेरे को नहीं आ रहा वो चीज़ वो लोग कर सकें, ताकि हम लोग जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा और बेटर बन सके। तो ऐसे मतलब मैं वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया। तो फ्रीलांसर्स आपके लिए काम करने के लिए रेडी हो गए? किस तरीके का ट्यूनिंग रहा आप लोगों के बीच की वो लोग आसानी से रेडी हो गए बिना? देखिए, जब आप काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिल रहा होता है कि आप एक कंपटीशन जीते हैं, आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपके प्रोफेसर भी आपके काम में आपको सपोर्ट करते हैं। तो जब आप किसी भी लोग को जाकर बताएंगे कि मेरे को ये काम करना है, आप मेरे साथ जुड़िए, आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, तो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं किए तब तो लोग तो ये तो हो गया पूरा, आपने एक मॉडल तैयार किया। रेवेन्यू मॉडल इसमें आपने क्या रखा है? देखिए, जो हम लोग का प्लेटफॉर्म है, हम लोग ऐसे सोचे हैं कि देखिए एक रेवेन्यू आएगा मेंटर मेंटी कनेक्ट से, जो भी मेंटी मेंटर को पे कर रहा है हम उसके बीच में कमीशन चार्ज करेंगे। सेकंड रेवेन्यू हम लोग का रहेगा जो भी हम वेबिनार या सेमिनार हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं। थर्ड चीज़ रहेगा कि अब कॉलेज के अंडर हम मल्टीपल क्लब्स हैं, कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन हो गया, क्विजेस कॉम्पिटिशन हम अपने क्लब अपने कॉलेज के अंडर ही करा रहे हैं, तो इससे भी हम लोग का एक रेवेन्यू रहेगा। अब इसमें अगर हम लोग स्केलेबिलिटी पे बात करते हैं तो स्केलेबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर आपने किस तरीके से इसको रखा हुआ है? बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, तो हमारा जो स्टार्टअप है वो प्योरली एम्प्लॉयबिलिटी पे बेस्ड है। जो भी मेंटी हम लोग का प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा उससे उसके कॉलेज के चैलेंजेस प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, एंड इन द एंड ऑफ द कॉलेज जर्नी या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयबल होगा या तो एम्प्लॉयबिलिटी के टुवर्ड्स होगा। और बात करते हैं मेंटर्स की, जो भी मेंटर होगा हमारे प्लेटफॉर्म में उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल रहा है। सेकंड चीज़, वो जितने भी मेंटीज़ को गाइड करेंगे उनके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा उनके रेज्यूमे में कि मैंने इतने लोगों को n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया, तो वो एक गुड इंप्रेशन डालेगा। थर्ड चीज़, हम लोग ये काम कोई भी नए कॉलेज में कराने का सोचते हैं तो वहाँ पे हम लोग को 10 to 12 पीपल चाहिए होंगे, तो हम लोग उन लोगों को भी एक एम्प्लॉयबिलिटी का सोर्स दे रहे हैं। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की, तो हम लोग ये टारगेट किए हैं कि हम लोग एक कॉलेज से 500 to 1000 यूज़र्स को हम लोग अचीव कर रहे हैं, और अगर एक यूज़र भी 1000 रुपीज़ हम लोग के प्लेटफॉर्म में
स्पेंड करता है। तो हम लोग का बेयर मिनिमम रेवेन्यू फ्रॉम वन कॉलेज विल बी अराउंड 5 लाख रुपीज़, और हम लोग ये मल्टीपल कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ क्वाइट स्केलेबल बिजनेस। फिलहाल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके स्टार्टअप के माध्यम से कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनको एक एम्प्लॉयमेंट या इनकम जनरेट हो पा रही है? सो जैसे कि मैं अपने स्टार्टअप का बात करूँ तो देयर आर तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहले एक टेक साइड हो गया, एक मैनेजमेंट साइड हो गया और एक फाइनेंस साइड हो गया। तो जो फाइनेंस साइड है, तो मेरे पापा एज ए बैंकर है, तो वो इस मोमेंट पे मेरे को फाइनेंस साइड पूरा कम्प्लीटली मैं उन पर रिलाई कर रहा हूँ। बात करते हैं टेक साइड, तो देयर इज़ अ 4 पीपल ऑफ टीम जो मेरे जो भी ऐप या टेक का काम है वो संभाल रहे हैं। प्लस जो भी प्लान एग्जीक्यूशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, वो मैं और मेरे साथ 3-4 लोग मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो लोग संभाल कुल रहे हैं। मिलाकर कितने लोग हैं? So आपके there- पिताजी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिलाकर कितने लोग हैं जो जुड़े देयर हुए हैं? आर टोटल 9 पीपल इन्वॉल्व इन दिस। तो उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग किस प्रकार से होता है? देखिए अभी कमीशन बेस्ड, सैलरी बेस्ड या मार्जिन बेस्ड, किस तरीके से? देखिए अभी हम लोग जो भी रेवेन्यू कमा रहे हैं वो हम लोग अपने स्टार्टअप में वापस डाल रहे हैं। तो हम लोग इस मूवमेंट पे थोड़ा ये मान के रखें कि ओके अभी हम लोग साथ में काम करते हैं, वंस वी गेट अ ह्यूज सक्सेस वी विल शेयर द रेवेन्यू। और अभी जो भी रेवेन्यू हम कमा रहे हैं वो इसका 95% पार्ट हम लोग स्टार्टअप में वापस डाल रहे हैं। हम बात करें अगर आपके वे फॉरवर्ड विजन की, तो आने वाले सालों में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? आने वाले सालों में किस जगह पे आप खुद को स्टैंड देख पा रहे हैं? सो अराउंड हम लोग ये विज़न मान के रखें कि 3 साल बाद हम लोग इस चीज़ को पैन इंडिया लेवल पे ले जाएंगे। और हमारा जो 5 ईयर प्लान है उसमें हम लोग ये टारगेट सेट करके रखें कि हम लोग के पास 10 लाख एक्टिव यूज़र्स होंगे, प्लस 1 लाख हम लोग के ऐसे लोग होंगे जो एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयबल हो पाएँ। और हम लोग अपनी कंपनी के वैल्यूएशन अराउंड 10 CR एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 5 ईयर्स। फिनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी कंपनी को बढ़ाने के लिए। तो फिनेंसेस के लिए आपने कुछ इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया है या कहीं से फंड्स रेज करने का आपने प्रयास किया हो? सो अभी इनिशियली जैसे मैंने कंपटीशन में बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट लिया तो वहाँ से मुझे ग्रांट्स मिले हैं। सो ये हम लोग अभी वो ग्रांट्स को हम लोग अपने डेवलपमेंट फेज़ में डाल रहे हैं। हम लोग का प्लान इस समय अगर आप फ्यूचर का बात करेंगे तो हम लोग को कई स्कीम्स आते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स हो गए, झारखंड के स्कीम्स होते हैं, कई CSR स्कीम्स होते हैं, उन सब में हमको अप्लाई करना है ताकि हम लोग ग्रांट मिल सके। इनिशियली हम लोग कोई एंजल इन्वेस्टर के पास नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग का स्टार्टअप हम चाहते कि फ़िलहाल कंट्रोल हम ही लोग के पास हो कि हम ऐसे काम करना चाहते हैं। वंस हम लोग एक गुड लेवल पे आ जाए देन वी आर प्लानिंग टू गो टू एनी एंजल इन्वेस्टर। बात रही रोहित जी एक आइडिया आने की, तो एक आइडिया आने के साथ आपने उसका मॉडल तैयार किया, सब कुछ आपने विजन वगैरह सब कुछ तैयार किया, लेकिन फाइनली उसको एक कंपनी का शेप देना, कंपनी के बाद स्टार्टअप का शेप देना और उसको मार्केट में इंश्योर करना उसकी अवेलेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें आपने कैसे की, हम जानना चाहेंगे आपसे। सो जो चीज़ कंपनी या आइडिया जो फेज़ हो गया उसमें आइडिएशन के बाद कंपनी फॉर्मेशन से लेकर स्टार्टअप को फॉर्मेट देने का फेज़, जो आइडिएशन स्टेज था वो अराउंड 3rd सेम में था। वंस हम लोग कई कंपटीशन में पार्ट लिए, जो भी ग्रांट्स मिले उससे हम लोग ने कंपनी फॉर्मेशन किया जिसमें मेरे पापा ने काफ़ी हेल्प किया। तो कंपनी फॉर्मेशन से लेकर स्टार्टअप तक का फॉर्मेशन में आपके पिताजी ने आपकी मदद की, कंपनी तो फॉर्मेशन उनका कुछ बैकग्राउंड था उससे रिलेटेड या कैसे? मेरे पापा बैंक में, तो फाइनेंशियल साइड को लेके मेरे को एक बेनिफिट सही में मिलता जो कि मेरे पास है। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी प्लानिंग एग्जीक्यूशन टेक टीम जो भी है वो चीज़ कॉलेज के ही मतलब मेरे लोग या फ्रेंड्स हो गए जो इस काम में मेरे को हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ही चल रहा है। तो कंपनी फॉर्मेशन से लेकर स्टार्टअप फॉर्मेशन तक आपके फादर ने आपको हेल्प किया। बात करें उसको मार्केट में उतारने की, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी की, ताकि वो स्केलेबल और ज़्यादा हो पाए, तो ये आपने कैसे इंश्योर किया ये चीज़ जैसे कि वो आपके टारगेट क्लाइंट्स या ऑडियंस तक सही मायने में पहुंचे? सो देयर इज़ अ टीम, हम लोग की जो टीम है, देयर इज़ अ टीम, देयर इज़ अ पर्सन जो मार्केटिंग साइड संभाल रहा है, देयर इज़ अ टीम जो टेक साइड संभाल रहा है, देयर इज़ मैं खुद आगे का फ्यूचर प्लानिंग जो अगले नेक्स्ट 3 मंथ के जो गोल्स है, जो चीज़ हमको करना है वो मैं संभाल रहा हूँ। प्लस अगर कोई नए लोगों को हायर करना है तो वो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ। सो सारा काम डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसको ये काम करना है, उसको पता है ये काम ये डेडलाइन है, ये चीज़ ऐसे मैनेज होगा। तो एक टीम, मतलब मार्केट में उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए आपके क्या स्टेप्स हो रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म मार्केट में अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से दिखे? तो उसके लिए हम लोग मार्केटिंग करते हैं जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया। हम लोग का एक एक्टिव कम्युनिटी है मेंटी वाइजर का,
अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो हम लोग के 1600 फॉलोअर्स है, लिंक्डइन पे ओवरऑल 2000 प्लस प्रोफेशनल कनेक्शन है। हम लोग का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम ये चीज़ प्रमोट करते हैं विद ओवर 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स। तो वहाँ पे हम मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि ये चीज़ लोगों को ये गैप और फील हो और लोग इस चीज़ का यूज़ करें। ग्रेट। गैप फील कराने के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जब लोगों को गैप फील होगी तो अपने आप वो इसको यूज करेंगे जितनी ज्यादा गैप फील होगी। रोहित जी, हम बात करें अगर आपके स्टार्टअप के नाम की, मेंटीवाइजर, क्या सोचकर आपने मेंटीवाइजर इसका नाम रखा? क्या थॉट प्रोसेस था मेंटीवाइजर? जो हम लोग का स्टार्टअप है वो दो चीज़ों को एम करता है। सबसे पहला चीज़ है कि मेंटरशिप और एडवाइजरी। सो ये हमारा स्टार्टअप यही दो वर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। पर्सनली मेरा वन इमोशनल चीज़ इसमें ये था कि जैसे मेरे डैड का नाम एम से स्टार्ट होता है और मेरी मॉम का नाम आर से स्टार्ट होता है, तो ये मेरा एक छोटा सा इमोशनल कनेक्ट था क्यों ना ये दो नाम को अपने स्टार्टअप नेम में डाला जाए, क्योंकि एक ओवरऑल एक बेटा भी चाहेगा कि उनका डैड का ऐसा पर्सनल चीज़, तो इमोशनल कनेक्ट भी एक बात आती है। रोहित जी, फिलहाल आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने स्टार्टअप को रन कराने में या अपने स्टार्टअप को और आगे बढ़ाने में? देखिए, जब मैं स्टार्टिंग फेज में था अपने स्टार्टअप के, अगर मेरे जैसा ही प्लेटफॉर्म अगर पहले से होता तो मेरा जो 20 से 25 डेज़ का जो वर्क है वो एक दिन में हो सकता था, ठीक है। बट अब मेरा वो फेज मैं क्रॉस कर चुका हूँ और इस समय मेरे लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं सही डिसीजन सही मूवमेंट पे लूँ। इस समय मेरे लिए हार्डवर्क से ज़्यादा सही डिसीजन लेना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं किसी पीपल को हायर कर रहा हूँ, मेरे को उसके साथ अब एक गुड लेवल ऑफ टाइम स्पेंड करना होगा, तो वो चीज़ होता है कि इस मोमेंट पे आपको डिसीजन सही लेना कि मेरे को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लॉन्ग रन अब सोचना है। कैसे इंश्योर करते हैं उस चीज़ को आप? देखिए, कोई भी अगर आदमी आके मेरे से ये क्वालिटी मैन पावर हायर हो, तो पहला चीज़ उसका मैं रेज्यूमे देखूंगा, उससे बात करूंगा, प्लस वो रेज्यूमे मेरी टीम भी देखेगी कि ये चीज़ कैसे इसके साथ रह सकते हैं, ये कैसे काम कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रेज्यूमे, लिंक्डइन हम लोग चेक करते हैं। पूरी टीम ये चीज़ चेक करती है क्या हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं। देन वी इंश्योर दैट कि ओके दिस इज़ अ गुड, हम लोग कर सकते हैं, तब ही हम लोग को हायर करते हैं। तो आप उन लोगों को हायर करते हैं, इससे उनकी जो भी क्वालिटी मैन पावर होता है उसको आप इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी मैन पावर आप हायर करें। हम अगर बात करें इनिशियल लेवल या इनिशियल फेज की, तो इनिशियल फेज में आप ऐसी कौन सी चैलेंजेस फेस कर रहे थे जिसको ओवरकम करके आप आगे बढ़े? इनिशियल फेज़ में जब मैं एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहा था तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। तो मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग मेरे को सही एडवाइस दे रहे थे, कुछ लोग मेरे को गलत एडवाइस दे रहे थे। इट्स नॉट लाइक कि दे वांट टू गिव मी बैड एडवाइस, दे आल्सो डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो एक वेरिफिकेशन फैक्टर आता था कि जो मैं ये बात बोल रहा है क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सेकेंड चीज़, मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है, कि मेरे को लोगों को अप्रोच करना पड़ता था कि इनसे बात करना है। और सेकेंड चीज़ कि जब आप उन लोग से बात कर रहे हैं, व्हाट दे आर गेटिंग, वो मेरे को क्यों गाइड करेंगे। वन ऑफ द थिंग ये क्या अगर आपका फ्रेंड्स है, फैमिली है या कोई कज़न है, सही बात है, तो वो चीज़ फैक्टर कि आपको क्यों गाइड करेंगे, उनका क्या, अगर उनके पास नॉलेज है भी तो वो एक फैक्टर आ जा रहा था। तो अगर ये मेरा जो प्लेटफॉर्म अगर ये पहले से रहता तो मैं 1 सेकंड में गया, 1 सेकंड में क्लिक किया, 1 ही सेकंड में मेरे को मेंटर मिला, उसने मेरे को एग्जैक्ट टू द पॉइंट सोल्यूशन बता दिया जो कि मैं इस कॉलेज में रह के सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेंटर होगा वो इसी कॉलेज का है और वो वही सेम चीज़ फेस किया हुआ है, तो वो मेरे को प्रॉपरली गाइड कर पाएगा। इस टाइप के जो भी चीज़ होंगे, इस टाइप की चीज़ें होंगे तो एक तो ये आप चैलेंज फेस कर रहे थे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी आगे स्टेप फॉरवर्ड लेने की। इसके अलावा भी आप कुछ इनिशियल फेज में चैलेंजेस फेस कर रहे थे? इनिशियल फेज़ यही रहेगा कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, आपको 6 to 7 आवर्स आपको जस्ट हार्ड वर्क करते ही रहना होगा, आपको रिसर्च जो भी आप ये चैलेंज फेस कर रहे थे अपने एक एडवाइजर या मेंटोर को लेकर, वो आपका कैसे सॉल्व आउट हुआ इनिशियल फेज में? ये मिस्टेक्स करके इस आपको पता चलेगा। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, उस मिस्टेक से सीख रहे हैं और वो मिस्टेक को रिपीट ना कर रहे हैं, तभी आप चीज़ सीख सकते हैं। क्योंकि आपको मान लीजिए कोई काम स्टार्ट करना है, देर इज कन्फर्म थी कि आप ये 10 मिस्टेक करने ही वाले हो। आपके टारगेट ऑडियंस और क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस है अभी? इस समय मेरा कम्प्लीटली फोकस जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन पे है। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं कि जो भी कॉलेज स्टूडेंट आप चैलेंजेस फेस करते हैं, हम लोग उसका डेटा कलेक्ट करें सर्वेस के थ्रू कि ये चीज़ हमने अपने प्लेटफॉर्म में और चीज़ें ऐड कर सकें। इस टाइप जो अपकमिंग जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं या अपकमिंग जनरेशन है जो अपने लिए या सोसाइटी के लिए एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, उनके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? मेरे लिए यही आप लोग के लिए संदेश रहेगा कि
आप पहला चीज़ ये रखिए कि आप हार ना माने। सेकंड चीज़, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करें, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप हार्ड वर्क करें, आपको लगेगा कि ये वर्थ इट नहीं है, बट जब रिजल्ट आने लगेगा तो आपको पूरा हार्ड वर्क वर्थ इट लगेगा। तो दो चीज़ हमेशा रखें, पहला चीज़ तो नेवर गिव अप, और हार्ड वर्क करते रहें, ये दो चीज़। और कोई डूज एंड डोंट्स जो आप शेयर करना चाहेंगे स्टार्टअप्स के लिए जो इस फील्ड में कदम रख रहे हैं? डोंट्स में आप यही रख सकते हैं कि हर काम अकेले ना करने का सोचें, आपको कई बार दूसरों आदमी पे रिलाई करना ही पड़ेगा। तो आप फॉर ए लॉन्ग टर्म आप ये ना सोचिए कि मैं वन मैन आर्मी बन के मैं सारे स्टार्टअप का काम अकेले कर लूँ। इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू आर एबल टू डू, बट फॉर ए लॉन्ग रन आप ट्राई करिए कि काम स्प्लिट हो सकता है तो बेटर रहेगा। रोहित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।